गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय शामिल होता है खाली स्थान कहलाती है। चयापचय, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, विनिमय प्रक्रिया। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा इसका श्वसन। श्वसन इसका सही ऑप्शन होगा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जीव का श्वसन तंत्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उत्तर जीविता वृत्ति, आदतें, स्थिति के स्तर, शारीरिक विधि। तो इसमें जो सही आंसर होगा आदतों पर निर्भर करता है। बी इसका सही आंसर होगा। किसी जीव की क्रियाविधि मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करती है। यह उसका आवास और संगठन का स्तर है। छोटे जानवरों में श्वसन के लिए कम जटिल तंत्र होते हैं, जबकि उच्च जीवों में श्वसन के लिए अधिक जटिल तंत्र होते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। केंचुए खालिस्तान नामक अंगों के माध्यम से सांस लेते हैं। श्वसन नली, क्यूटिकल, पुस्तक फेफड़े, हृदय। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा इसका क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होगा इसका लगता है और सूखने से बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत योगदान मांसपेशियों द्वारा होता है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर का वजन कितना प्रतिशत योगदान मांसपेशियों द्वारा होता है? 20 से 30, 10 से 20, 40 से 50 या 30 से 40। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है आपका इनमें से सी, 40 से 50। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर के कुल वजन का 40 से 50% मांसपेशियों द्वारा योगदान दिया जाता है। जीवित रहने और चलने फिरने के लिए शरीर की कई प्रतिक्रियाओं के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। वे मेसोडर्मल मूल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां। इनमें से कौन हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है? वे लगातार काम करते हैं, वे शाखा युक्त हैं, वे धारीदार नहीं हैं, वे अनैच्छिक। इनमें से कौन हृदय की मांसपेशियों की व्यवस्था नहीं है बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, वे धारीदार नहीं। सी इसका सही आंसर होगा। हृदय की मांसपेशियों हृदय में अनैच्छिक मांसपेशियां हैं जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए लगातार काम करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की कोशिकाएं कितने प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं? मानव शरीर की कोशिकाएं कितने प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं? 4, 1, 2, 3। आंसर सही है आपका 3। यहाँ पर जो डी आंसर है वो सही होगा। ठीक, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां होती हैं और वे विशिष्ट कार्य करती हैं। कोशिकाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? अमीबाइड, सिलियरी और मांसपेशी। तो हमने तीनों के नाम भी जान लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां। इनमें से कौन सी प्रणाली गति को प्रभावित नहीं करती है? पूर्णांक तंत्रिका, मांसपेशी, कंकाल। सही आंसर है ए, पूर्णांक।
कौन सा आंसर सी? ए, पूर्णांक। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी तंत्र और कंकाल तंत्र गति को प्रभावित करता है और गति के लिए इन प्रणालियों की समन्वित गतिविधि आवश्यक है। पूर्णांक प्रणाली इस पर प्रभाव नहीं डालती है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी प्रणाली गति को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न 8वां, गति के लिए मांसपेशियों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? उत्तेजना, सिकुड़न, विस्तारशीलता, लोच। 8वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। गति के लिए मांसपेशियों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन मैंने बताए। सही आंसर इसका सिकुड़न। सिकुड़न इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में देखी जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की गतिविधियां अमीबाइड, सिलियरी और मांसपेशी हैं। जैसा कि पहले ही बताया, मांसपेशियों की गति मांसपेशियों के सिकुड़न क्षमता पर निर्भर करती है, जो गति के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई, जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई, जीवन की सबसे बड़ी और बुनियादी इकाई, जीवन की सबसे बड़ी और उन्नत इकाई। सेम लग रहे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ऑप्शन देखिए। और इसमें मैं आपको बता दूं सही आंसर बी है, जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई। बी इसका सही आंसर है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और सबसे मौलिक इकाई है, जो जीवन के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार। सभी जीवित प्रणालियों में कोशिकाएं होती हैं, जो संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर की कार्यात्मक इकाई है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लीहा, कोशिका। 10वां क्वेश्चन सही आंसर इसका डी, कोशिका है। कोशिका एक शरीर की कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में पहचाना जाता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्वतंत्र मतलब अंधेरी प्रतिक्रियाओं में किस प्रकार के अणुओं का संश्लेषण होता है? प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं में किस प्रकार के अणुओं का संश्लेषण होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन आपका सी है, कार्बोहाइड्रेट। सी सही आंसर। प्रकाश संश्लेषण में शामिल घटनाओं के दूसरे चरण को प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। पहली बात तो ये, इनमें एटीपी और एनडीपीएच में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा पीछे करके वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। उच्च तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के फोटॉन में खालिस्तान ऊर्जा पाई जाती है। उच्च तरंग दैर्घ्य प्रकाश के फोटॉन में खालिस्तान ऊर्जा पाई जाती है। उच्चतर, निचला, रुक रुक कर, विलुप्त। 4 ऑप्शन गेस करिए। इसका जो सही आंसर है वह है बी, निचला। कैसे? तरंग दैर्घ्य हम समझेंगे E = hv, फोटॉन की ऊर्जा का जो सूत्र है, ठीक है। तो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश में अधिक ऊर्जा होगी और इसका विपरीत भी होगा। यही कारण है।
E=hv द्वारा दी गई तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोटॉन की ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं 13। कोशिका जीव विज्ञान क्या है? केवल कोशिका विभाजन का अध्ययन, कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, कोशिका के मेटाफेज का अध्ययन। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन इसमें से है सी आपका, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन। सी सही आंसर है। कोशिका संरचना और कार्य के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है और यह इस विचार पर आधारित है कि कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका पर ध्यान केंद्रित करने से कोशिकाओं को बनाने वाले ऊतकों और जीवों से अधिक गहराई से समझ बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित है? शुक्राणु कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, प्रजनन कोशिकाएं और हृदय कोशिकाएं। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है शुक्राणु कोशिकाएं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न को पढ़ लें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित है? सभी गतिशील कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। इन गतिशील कोशिकाओं को अणुओं या आयनों के पारित होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रदूषित नहीं होता है? मिट्टी, पानी, जमीन, वायु। 4 ऑप्शन सही है आंसर जो आपका। आप भी गेस करिए। डी सही आंसर है। रासायनिक उर्वरक हमारे पर्यावरण, मिट्टी, जमीन, पानी, फलों, सब्जियों और फसल पौधों को प्रदूषित कर रहे हैं। खरपतवार हटाने के लिए हमारे द्वारा खरपतवार नाशकों का भी प्रयोग से भी हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार यह हमें पता है कि सामान्यतः रासायनिक उर्वरकों से वायु ही प्रदूषित नहीं हो रही है, बाकी मिट्टी, पानी और जमीन सब प्रदूषित हो रहे हैं। अगला प्रश्न। जैविक कृषक द्वारा कृषि में कीट नियंत्रण की विधि क्या है? रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक शिकार, रूपात्मक विधि, शारीरिक विधि। सही आंसर होगा इसका बी, प्राकृतिक शिकार। जैविक कृषक द्वारा कृषि कीट नियंत्रण की विधि प्राकृतिक शिकार है। कृषि में कीटों को नियंत्रित करने के लिए एक विधि है जो पेश किए गए रसायनों की बजाय प्राकृतिक शिकार पर निर्भर करती है। जैविक किसान की एक प्रमुख धारणा यह है कि जैव विविधता स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और रसायनों का उपयोग कभी कभी उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के जीवन रूपों को मार देता है। ठीक। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखेंगे। ड्रैगन फ्लीज किससे छुटकारा पाने के लिए उपयोग करती है? ड्रैगन फ्लीज किससे छुटकारा पाने के लिए उपयोग करती है? एफिड्स, मच्छर, केचुए, मधुमक्खियां। 4 ऑप्शन। सही आपका बी, मच्छर। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज बहुत उपयोगी है। लाल और काले निशानों वाला बहुत परिचित भृंग लेडीबर्ड एफिड्स से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी है। 18वां क्वेश्चन। बीटी कपास एक खालिस्तान है। क्लोन पौधा, ट्रांसजेनिक पौधा, संकर पौधा, उत्परिवर्तित पौधा। 18वां क्वेश्चन। बीटी कपास एक खालिस्तान है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका बी है, ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधे का एक उदाहरण है। ये वे पौधे हैं जिन्हें डीएनए
को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग पौधे के भीतर एक विदेशी जीन डालने के लिए वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। बीटी जीन जो कीड़ों के लार्वा के लिए विषैला प्रोटीन पैदा करता है वह खालिस्तान है। ट्राई प्राई एरी क्राई। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन है इसका डी क्राई। बीटी जीन कीड़ों के लार्वा के लिए विषैला प्रोटीन पैदा करता है वह क्राई है। ठीक है, बीटी जीन क्राई प्रोटीन के लिए कीड़ों के लार्वा कोड के लिए विषाक्त प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्राई प्रोटीन का एक विषैला प्रोटीन है जो क्राई जीन द्वारा कोडित होता है। यह प्रोटीन विभिन्न कीड़ों के लिए विषैला होता है। अगला प्रश्न 20वां। हमारी वर्तमान जीवन शैली में चिंता का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमारी वर्तमान जीवन शैली में चिंता का प्रमुख कारण मुद्रास्फीति, गरीबी, निरक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण। आप समझ गए होंगे आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे साथ है, तो यहाँ पर डी सही आंसर होगा। हमारी वर्तमान जीवन शैली के साथ पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक प्रमुख कारण है। कृषि उपज की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने इस प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एक प्रकार नहीं है? खाद्य का एक प्रकार नहीं है। फॉर्मयार्ड खाद, कंपोस्ट खाद, प्लेटिनम खाद, हरी खाद। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन है आपका सी, प्लेटिनम खाद का एक प्रकार नहीं है। सी सही आंसर होगा इसमें। खाद एक अर्ध क्षयित कार्बनिक पदार्थ है जिसे मिट्टी में उसकी उर्वरता, अणुओं की संरचना, वातन और जल योजन क्षमता को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। आमतौर पर खेतों में 3 प्रकार की खाद पाई जाती है, फार्मयार्ड खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फास्फोरस, कार्बन, सिल्वर, ऑक्सीजन। सही ऑप्शन है आपका, बताइए क्या होगा? ए फास्फोरस सही आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फास्फोरस की उपस्थिति आवश्यक है। सहजीवी जीवाणु वाले पौधे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, किसी बाहरी नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, प्राथमिक उत्पादकता किस प्रकार निर्भर करती है? प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? प्रश्न हमारा यह है। पौधे, जानवर, सूरज की रोशनी, पंख। 4 ऑप्शन बताइए। पौधे, प्राथमिक उत्पादकता हमारी पौधों पर निर्भर करती है। वह दर जिस पर उत्पादकों द्वारा एक समयावधि के प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा को परिवर्तित और संग्रहित किया जाता है, प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। यह मुख्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली पौधों की प्रजातियों की विविधता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की घटना प्रदर्शित करती है। औद्योगिक क्रांति की घटना क्या प्रदर्शित करती है? जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक भाव, प्राकृतिक चयन, प्रवासन। सही आंसर है आपका सी, प्राकृतिक चयन। सी हमारा सही आंसर है। औद्योगिक क्रांति के कारण पेड़ों का रंग भिन्न होता है और सफेद और काली पतंगों की आबादी भी तदनुसार भिन्न होती है। उद्योगों की अनुपस्थिति में सफेद कीड़ों की संख्या में वृद्धि
हुई और काले कीड़ों की वृद्धि कम हो गई। इसके विपरीत, इसलिए जीवन रहने में सक्षम प्रजाति का चयन प्रकृति रूप द्वारा किया जाता है। लास्ट प्रश्न 25वां। डायनासोर की उत्पत्ति खालिस्तान अवधि के दौरान हुई थी। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, कैम्ब्रियन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ट्रायसिक। डायनासोर की ट्रायसिक लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर उड़ने वाले सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। यह ट्रायसिक काल के दौरान था। जुरासिक डायनासोर का स्वर्ण युग था, जबकि क्रेटेशियस वह काल है जिसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे।